इकोनॉमिक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, जिसमें समष्टि अर्थशास्त्र के न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बारे में मैंने कल की क्लास में बता दिया था। बारी है व्यष्टि अर्थशास्त्र के न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। बेसिकली व्यष्टि अर्थशास्त्र में दो ही चैप्टर ऐसे हैं जिसमें न्यूमेरिकल होते एक्चुअल में, वो है पूर्ति और मांग, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई से। लेकिन जो बाकी चैप्टर्स है जैसे उत्पादन है, लागत है, आगम है, उपयोगिता है, इस चैप्टर में है टेबल, जहाँ पर आपको एक या दो आइटम दे रखे होंगे। जैसे कुल उत्पादन दे रखा है आपको, उससे सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन पूछ लिया गया है, या लागत में कोई एक लागत दे रखा है और बाकी पूछ लिया गया, तो टेबल फिल करना है। तो ये भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है टेबल, क्योंकि यहाँ पर भी छोटे छोटे फार्मूलेज हैं, तो हमें इन फार्मूले के बारे में पढ़ना है। तो क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, उन सारे क्वेश्चंस की बात करेंगे आज की इस क्लास में। तो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो होता है डिमांड से, यानी कि मांग से। तो हमें मांग वाले क्वेश्चन को सबसे पहले कवर करना है, मांग यानी कि डिमांड। तो मांग में जो टॉपिक है, मांग की लोच कैलकुलेट करने के लिए आ जाता है। मांग की लोच कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो विधियां हैं, एक है प्रतिशत विधि और एक है व्यय विधि। प्रतिशत विधि में दो फार्मूले यूज होते हैं, ठीक है, दो फार्मूले यूज होते हैं। एक होता है वस्तु की मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बट्टे वस्तु की कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन। दूसरा होता है ईडी इक्वल टू डेल्टा क्यू अपन क्यू मल्टीप्लाई बाय पी अपन डेल्टा पी। अब इसके थ्रू में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक वस्तु की कीमत में 10% की गिरावट के परिणाम स्वरूप मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। मान लीजिए वस्तु की कीमत लोच कितना है, -2.5। देखिए मांग की लोच, जो लोच है वो हमेशा माइनस में होगा, क्योंकि वस्तु की कीमत में और मांग में ऋणात्मक संबंध होता है। अगर कहीं माइनस लगा भी नहीं है तो अब लगा दो। तो यहाँ पर हमारे पास दिया क्या है, सबसे पहले वो देखिए, हमारे पास वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन दे रखा है। वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन गिवन है, कितना है, 10%। ओके, और साथ ही साथ हमारे पास वस्तु की कीमत लोच भी दे रखा है। क्या दे रखा है, मांग की कीमत लोच, दैट इज। तो हमसे पूछा गया मांग में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा, मांग में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा वो कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर प्रतिशत रीति का प्रयोग किया जाएगा। प्रतिशत रीति में जो फार्मूला यूज होता है वो क्या होता है, फार्मूला है दैट इज मांग की लोच बराबर मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन को भाग कर देंगे वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से। ठीक है, हो गया। तो ऐसे में ईडी हमारे पास दे रखा है -2.5 इक्वल टू, यहाँ पर लिखा हुआ है वस्तु की कीमत में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब होता है मांग की मात्रा में क्या होगी, वस्तु की कीमत में कमी हो रही है, सॉरी, तो मांग की मात्रा में वृद्धि होगी। तो मांग की मात्रा में, दैट इज मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन निकालना है, और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कितना दे रखा है यहाँ पर, 10%। ओके, अब ये हो गया आंसर। वस्तु की मांग की मात्रा में परिवर्तन बराबर हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10, इसका मतलब कितना हो गया, 25%। इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु की मांग में 25% की क्या होगी, वृद्धि होगी, क्योंकि कीमत की कमी होने से मांग। ये हमारा आंसर हो गया। बेसिकली ऐसे क्वेश्चन 2 या 3 नंबर में पूछे जाते हैं। अब अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन इस तरह से भी होते हैं जहाँ पर अनुपातिक विधि का प्रयोग करते हैं, यानी कि फॉर्मूला हमारा यूज होता है ईडी इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाई पी अपॉन डेल्टा पी। इसी को इस तरह से लिखा जाता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी डिवाइडेड बाई क्यू अपॉन पी। इसी को इस तरह से भी लिखा जाता है डेल्टा क्यू अपॉन क्यू डिवाइडेड बाई पी अपॉन डेल्टा पी। तो एक ही फार्मूला है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। क्वेश्चन देखिए, जब किसी वस्तु की कीमत 12% प्रति इकाई से है तो उस वस्तु की 24 इकाइयाँ खरीदी जाती है। वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो मांग की इकाई कम होकर कितनी हो जाती है, 20 इकाइयाँ। तो मांग की कीमत लोच का परिकलन कीजिए। तो यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले एक तरफ तो कीमत लिख लीजिए और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, मांग की मात्रा। ये किस में है, इकाई में दे रखा है। ठीक है, जब वस्तु की कीमत है 12 तो मांगी जा रही है कितनी यूनिट, 24। वस्तु की कीमत बढ़ के कितनी हो गई, 14, तो ये घट के कितनी हो गई, 20।
ठीक है, कीमत में वृद्धि हुई, मांग की मात्रा में कमी हो गई, हमें मांग की लॉस। अब हमें फार्मूला यूज़ करना है ये वाला, डेल्टा क्यू अपन क्यू। तो सबसे पहले हम दिखाएंगे डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू बताता है कि मांग में कितना परिवर्तन हुआ। तो ये हो गया 20 माइनस 24 बराबर -4, यानी कि मांग में कमी हो गई। वहीं पर वस्तु की कीमत में कितना परिवर्तन हुआ, 14 माइनस 12 यानी कि 2। ठीक है, हमें क्यों चाहिए, क्यों हमारा पहले वाला होता है 24, वहीं पर पी चाहिए, पहला वाला कितना है 12। ये जो वैल्यू है उठा के उस वाले फार्मूले रखेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर ईडी यानी कि मांग की लोच बराबर हो जाएगा डेल्टा क्यू यानी कि -4 बटे क्यू। इसका मतलब ये हुआ 24 पी यानी कि 12 और डेल्टा पी यानी कि 2। भैया सॉल्व करो इसको, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, ठीक है, 2 दूनी 4 और ये हो गया काट, यानी कि बचा कितना ईडी इक्वल टू कितना हो गया -1। ये हमारा इसका क्या हो गया आंसर हो गया। समझ में आ गया ना। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, आपको तैयार रहना होगा। समझ में नहीं आता है तो पूछना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पर है एक वस्तु की मांग की लोच। देखिए क्वेश्चन में कभी भी लोच दे रखा है, या तो वस्तु की कीमत पूछी जाती है या वस्तु की मांग की मात्रा पूछ लिया जाता है। फार्मूला वही यूज़ करेंगे जो जैसा कि मैंने बताया, ईडी इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन डेल्टा पी। इस तरह के क्वेश्चन में क्वेश्चन समझिए, एक वस्तु की मांग की कीमत लोच हमारे पास दिया हुआ है, यानी कि ईडी हमारे पास दे रखा है -1.5। इसकी कीमत 1 प्रति इकाई घटने पर, कीमत घटने पर यानी कि डेल्टा पी दे रखा है कितना 1, तो इसकी मांग की मात्रा 3 इकाई बढ़ती है यानी कि डेल्टा क्यू दे रखा है 3। यदि कीमत कम होने से पहले मांग की मात्रा 30 थी यानी कि क्यू दे रखा है कितना 30, तो बताओ इस कीमत पर, इस मांग पर वस्तु की कीमत कितनी थी, यानी कि हमें पी निकालना है। तो सबसे पहले क्या क्या दे रखा है, मैंने अभी वहाँ पर लिख के दिखाया, वो लिखिए ईडी इक्वल टू दे रखा है -1.5। वस्तु की कीमत में परिवर्तन कितना हो रहा है 1 रुपये। वस्तु की मांग में परिवर्तन कितना हो रहा है 3 इकाई में वृद्धि, ये माइनस में है और ये प्लस में है, ठीक है। और हमारे प्रारंभिक जो कीमत मांग की मात्रा है वो 30 है और हमसे पूछा गया बताओ पी कितना होगा, ठीक है। जो दे रखा होता है सबसे पहले लिखिए, वो फार्मूला है, फार्मूले में लगाएंगे यहाँ पर वैल्यू को। दोबारा फार्मूला यहाँ लिख लेते हैं जिससे हम इजीली वैल्यू को पुट कर सके। ईडी इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन डेल्टा पी, ये हो गया फार्मूला। हमारे पास ईडी दे रखा है -1.5, डेल्टा क्यू क्या हो रहा है बढ़ रहा है, मतलब ये प्लस में है, तो ये हो गया 3 बट्टे डेल्टा क्यू कितना है 30, पी कितना है पता नहीं, और डेल्टा पी कितना हो जाएगा कम हो रहा है कि -1। सॉल्व कर दो भाई इसको, 3 एकम 3, 3 दम 30, तो ये हो गया -1.5 इक्वल टू पी अपॉन -10। तो p इक्वल टू ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस प्लस, तो 10 15 एकम 15 कितना हो गया 0, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु की प्रारंभिक कीमत कितनी थी, वस्तु की आरंभिक कीमत रुपए कितनी थी 15। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है तो ज़रूर पूछिएगा। कभी कभी यहाँ सकता है कि लॉस दिया हुआ है, आपसे मांग की मात्रा पूछ लिया जाए, यहाँ पर तो कीमत पूछा गया है, तो क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, लेकिन करने का तरीका ऐसा ही होता है। अब हमारे पास केवल एक ही विधि नहीं है, दो दूसरी विधि है। कौन सी विधि है, व्यय विधि। तो यहाँ पर व्यय निकालने के लिए क्या करना होगा, वस्तु की कीमत मल्टीप्लाई बाय मांगी गई मात्रा को गुणा कर देंगे, तब जाके व्यय निकल के आता है। फिलहाल व्यय में परिवर्तन के आधार पर लोच निकालता है, और यहाँ पर व्यय विधि में केवल 3 ही लोच निकाल सकते, 3 ही लोच, इकाई के बराबर, इकाई से अधिक यानी इकाई से कम, यानी कि इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1। अब वो कैसे आता है सॉल्व करके बताते हैं। एक उपभोक्ता एक वस्तु की 11 प्रति इकाई कीमत पर 19 इकाइयाँ खरीदता है। वस्तु की कीमत जब 11 थी, इकाइयाँ खरीद रहा है 19, वस्तु की कीमत बढ़कर 13 इकाई हो जाती है तो वो 17 इकाई खरीदता है। व्यय विधि के आधार पर कि सबसे पहले व्यय की गणना करनी होगी। इसके लिए छोटा सा टेबुलर फॉर्म कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे वस्तु की कीमत रुपए में, यहाँ पर होगी मांग की
मात्रा, ये इकाई में हो गया, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे कुल व्यय, और ये आ जाएगा रुपए में। जब वस्तु की कीमत 11 रुपये थी तो मांगी जा रही थी 19 इकाई। जब वस्तु की कीमत 13 रुपये हो जाती है तो मांगी जाती है 17 यूनिट। तो कुल व्यय में क्या फ़र्क पड़ा, पहले ये देखो, पहले 19 एकम 19 कैरी 1, 19 एकम 19, ये हो गया 0, 209 यूनिट। पहले 209 रुपये खर्च कर रहे थे पहले। अब कीमत बढ़ गई तो मांग की मात्रा में कमी हो गई। 17 दिया 51 का 1, 5, 17 एकम 17, 5 5 12 1 2, 221 रुपये। मतलब कीमत के बढ़ने के बाद हम अपना मात्रा तो कम कर रहे हैं लेकिन हमारा खर्चा कम नहीं हुआ। खर्चा पहले की तुलना में बढ़ गया, कितना रुपए से, 12 रुपये से। इसका मतलब होता है यहाँ पर कुल व्यय में वृद्धि हो रही है जबकि वस्तु की कीमत में क्या हो रही है, वृद्धि। यानी कि वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से मांग की मात्रा कमी होती है लेकिन कुल व्यय में अगर वृद्धि होती है तो इस स्थिति को बोलते हैं कि ये हमारा इकाई लोच जो है, हमारा लोच जो है क्या है, 1 से कम है। यानी कि लोच हमारा किससे कम है, 1 से कम है, ठीक है। यानी कि लोच कैसी है, लोच इकाई से कम होगी। ये हमारा आंसर हो गया। वहीं पर अगर कीमत के कम होने से अगर कुल व्यय में कमी होती तो लोच 1 से ज़्यादा होती। कीमत के घटने से अगर कुल व्यय में वृद्धि होती तो लोच इकाई से ज़्यादा होती। अगर परिवर्तन नहीं होता तो इकाई लोच 1 ही होती। तो ये है हमारा कुल व्यय विधि। अब मैंने अभी कहा था कि मांग वाले चैप्टर के अलावा जो दूसरे चैप्टर है उस पर टेबल फिल करना आता है। तो टेबल इस तरह से पूछा जाता है, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन है और ये उत्पादन वाले चैप्टर से है। निम्न तालिका में श्रम की इकाइयाँ और कुल उत्पादन की आंकड़े दिए गए हैं। इसके माध्यम से औसत और सीमांत उत्पादन की गणना कीजिए। औसत उत्पादन को शॉर्टकट में बोलते हैं AP और सीमांत उत्पादन को बोलते हैं MP। हमारे पास क्या दे रखा है, कुल उत्पादन यानी कि TP गिवन है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये है श्रम की मात्रा यानी कि L, ये है TP। हमें निकालना है AP यानी कि औसत उत्पादन और MP यानी कि सीमांत उत्पादन। अब फार्मूला पता होना चाहिए। औसत उत्पादन का फार्मूला होता है कुल उत्पादन डिवाइडेड बाय श्रम की मात्रा। यानी कि कुल उत्पादन को श्रम की मात्रा से भाग करेंगे तो औसत उत्पादन की प्राप्ति होगी। तो 20 को 1 से भाग कर देंगे तो 20 ही आएगा। 48 को 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 2 4 8 आ जाएगा। 3 से 78 को भाग करेंगे, 3 दूनी 6, 3 6 18, 4 से 104 को भाग कर देंगे, ये कितना होगा, 4 दूनी 8, बचेगा 2, 4 6 24। 5 से 120 को भाग करेंगे, 5 दूनी 10, 5 चौके 20। 6 से 132 को भाग करेंगे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। 7 से 132 को भाग करेंगे, 7 एकम 7, बचेगा 6, 7 अट्ठे 56, बचेगा कितना, 7 अट्ठे 6, 7 अट्ठे 56। फिर 8 से भाग करेंगे, 8 एकम 8, बचेगा 4, 8 से 48। ठीक है, ये हो गया औसत उत्पादन। कैलकुलेशन में कहीं पर कोई मिस्टेक आता है, फिलहाल सही यहाँ पर मिस्टेक आता तो बताइए, जरूर मिस्टेक है, लेकिन करने का तरीका ये है, यही फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। फिर है एमपी, यानी कि सीमांत उत्पादन निकालने के लिए फार्मूला लगाते हैं एमपी इक्वल टू TPN माइनस TPN-1। एन और N-1 का मतलब होता है जिस यूनिट का एमपी निकालना है उस यूनिट के कुल उत्पादन को देखेंगे और उससे ठीक पहले आने वाले कुल उत्पादन को उसमें से घटा देंगे। देखिए, पहले यूनिट का टीपी कितना है, 20, और इसी यूनिट का हमें एमपी निकालना है तो 20 के ऊपर देखेंगे क्या है, कुछ है, नहीं है, तो 20 में से कुछ नहीं जाएगा तो ये 20 ही आएगा। फिर है दूसरे यूनिट का एमपी निकालेंगे, दूसरे यूनिट का टीपी कितना है, 48, 48 के ऊपर कितना है, 20, तो 48 में से 20 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 28, 28।
इसी तरह से प्रोसेस चलाते रहेंगे नीचे से ठीक ऊपर वाले को, और ये सब में होगा, चाहे एमपी की बात करते हैं, एमसी की बात करेंगे, एमयू की बात करेंगे, एमआर की बात करेंगे, सब में ऐसा होता है जहाँ जहाँ सीमांत की गणना करनी होती है। तो 78 में से 48 गया, कितना बचेगा 30। 104 में से 78 माइनस कर दो, 14 में से 8 गया 6, इधर बचेगा 9 में से 7 गया 2। 120 में से 104 माइनस कर देंगे तो 16। 132 में से 120 माइनस कर देंगे 12। 132 में से 132 माइनस कर देंगे 0, और 128 में से 132 माइनस कर देंगे माइनस का 4। ये हो गया हमारा सीमांत उत्पादन कैलकुलेट करने का तरीका। टेबल आता जरूर है, अगर आप उत्तराखंड बोर्ड के स्टूडेंट है या फिर छत्तीसगढ़ बोर्ड के स्टूडेंट है, ठीक है, राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट है, तो आपके लिए तो ज़रूरी हो जाता है क्योंकि एग्ज़ाम में आता बहुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इसी तरह से है, लेकिन क्वेश्चन का लैंग्वेज अलग है। यहाँ पर हमारे पास कुछ भी कंप्लीट नहीं दे रखा है, इस क्वेश्चन में तो हमारे पास टीपी पूरा दे रखा है, इसके थ्रू फॉर्मूला लगा हुआ जाए। अब लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ होता है, जैसे कि हमारे पास दे रखा है निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए, श्रम की इकाइयाँ एल दे रखा है, औसत उत्पादन दे रखा है, लेकिन ये पूरा नहीं है। 16, 20 ये खाली है, ये खाली है। सीमांत उत्पादन दिया हुआ है, ये भी कंप्लीट नहीं है, और दोनों ही इनकम्प्लीट है, तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में अगर औसत उत्पादन या सीमांत उत्पादन दे रखा है तो हमेशा सबसे पहले कुल उत्पादन आएगा। क्या आएगा? कुल उत्पादन। और कुल उत्पादन क्योंकि दोनों ही इनकम्प्लीट है, तो जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है उससे सबसे पहले कुल उत्पादन। एक बार कुल उत्पादन आ गया, उसमें से कुछ भी निकाल लो आप। तो टीपी इक्वल टू होता है एपी मल्टीप्लाई बाई एल, और दूसरा फार्मूला होता है इसका टीपी इक्वल टू समेसन एमपी। एपी और एल को मल्टीप्लाई करके टीपी आ जाएगा, और एमपी से ऊपर जितने भी हमारे पास है उस सबको आपस में ऐड कर देंगे। सबसे पहले देखिए एपी दे रखा है, औसत 16 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 16 आ जाएगा। 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 दूनी 40 आ जाएगा, ठीक है। 18 को 4 से बढ़ाएंगे, 18 चौके 72 आ जाएगा, और 14 से 6 से 14 संग 84 आ जाएगा। तो हमारे पास ये तो आ गया। अब ये दोनों खाली है, इन दोनों का यूज़ हम एमपी से करेंगे। ये 20 है, इसको इसके ठीक क्रॉस ऐड कर देंगे। 20 और 40 कितना हो जाएगा? 60। 8 है, 8 को 72 में जोड़ दिए, कितना हो जाएगा? ये 80। ये हमारा टीपी आ गया, इजी हो गया। क्योंकि इससे ठीक पहले मैंने फार्मूला आता है जब हमारे पास कुल दे रखा होता है, औसत निकालने के लिए फार्मूला लगाते हैं औसत उत्पादन इक्वल टू टीपी डिवाइडेड बाई एल। कहाँ गायब है इस वाले यूनिट में? तो यहाँ पर हमारे पास कुल कितना है? 60। 60 को 3 से भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा 20। एक फिल हो गया। फिर नीचे वाला ये वाला खाली है, 5 से 80 को भाग कर देंगे, 5 का 5 बचा 3, 5 से 30, तो ये हमारा दूसरा भी भर गया, ठीक है। जैसे ही हो गया उसका सीमांत। सीमांत कैसे निकालते हैं? माइनस करके। पहले यूनिट पर सीमांत उत्पादन सब कुछ आपस में बराबर होता है, ये आ गया। दूसरे पर 40 में से 16 को माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 4, 3 में से 1 गया 2। फिर 72 में से 60 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 12। फिर 84 में से 80 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 4। ये भी फिल हो जाता है। तो ये सबसे इजी तरीका है कि पहले कुल निकाल लो, जो कुछ भी दे रखा है उसका यूज़ करते, उसके बाद कुल आ गया तो सब कुछ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लागत से, और जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है 4 नंबर में या 5 नंबर में अलग अलग बोर्ड में, ठीक है ना, वो लागत वाले चैप्टर से ज़्यादा आते हैं क्योंकि इसमें आइटम्स ज़्यादा है। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है एक फर्म की अल्पकालिक सीमांत लागत अनुसूची दी गई है, फर्म की कुल स्थिर लागत दे रखा है। कुल स्थिर लागत यानी कि इसको बोलते हैं TFC इक्वल टू 100, जो उत्पादन के किसी भी यूनिट पर परिवर्तित नहीं होता है। फर्म की कुल परिवर्ती लागत निकाल लीजिए। कुल परिवर्ती लागत को बोलते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट। कुल लागत निकालिए टोटल कॉस्ट। औसत परिवर्ती लागत निकालिए AVC, तथा अल्पकालीन औसत लागत निकालिए AC। हमें 1, 2, 3, 4 आइटम की कैलकुलेशन करनी है, और हमारे पास दिया क्या है? MC सीमांत लागत गिवन है। चलो ठीक है, सीमांत लागत दे रखा है, हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, अगर हमारे पास सीमांत लागत दे रखा है तो सीमांत लागत से डायरेक्टली हम कुल लागत की कुल परिवर्तनशील लागत की कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि कुल परिवर्तनशील लागत बराबर होता है समेसन MC, आपस में जोड़ के निकालते हैं। तो हमें सबसे पहले निकालेंगे TVC। पहले यूनिट पर कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर हम कितना मानेंगे? 0 मानेंगे। फिर
500 के ऊपर कुछ नहीं है तो ये 500 हो जाएगा। फिर 500 और 300 को आपस में जोड़ देंगे तो 800 हो जाएगा। फिर 800 और 200 को जोड़ देंगे तो 1000 हो जाएगा। 1000 और 300 को जोड़ देंगे तो ये 1300 हो जाएगा। 1300 को 500 ऐड कर देंगे तो ये 1800 हो जाएगा। 1800 में 800 जोड़ देंगे तो ये 2600 हो जाएगा। TBC आ गया, एक आइटम आ गया। एक चीज़ दे रखा है TFC, कुल स्थिर लागत, जो कि उत्पादन के हर स्तर पर क्या होता है, बराबर होता है। TFC कितना दे रखा है, 100, तो ये ऊपर से नीचे तक हर जगह 100 ही होगा। इसको तो ऐसे ही फिल कर दो। अब ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हमें कुल लागत निकालने के लिए कहा गया है, और कुल लागत का फॉर्मूला होता है कुल लागत बराबर कुल स्थिर लागत प्लस कुल परिवर्तनशील लागत, इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि अब हम निकालेंगे TC, और TC इन दोनों का टोटल होता है बेटा। तो जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, 100 जीरो का 100, 100 और 500 600, 100 और 800 900, 100 और 1000 1100, 100 और 1300 यानी कि 1400, 100 18 1900 और 100 26 यानी कि 2700। TC आ गया। अब क्या पूछा गया है, औसत परिवर्ती लागत ABC, और औसत परिवर्ती लागत की गणना होती है कुल परिवर्ती लागत से, क्योंकि यहाँ पर फार्मूला होता है ABC इक्वल टू TBC डिवाइडेड बाई Q। ये Q है, ये TBC भाग कर देंगे, 0 से 0 भाग जाता नहीं है, इसको हम ऐसे डैश कर देंगे। फिर क्या करेंगे, 500 को 1 से भाग कर देंगे तो ये 500 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, 800 को 2 से भाग करेंगे तो ये 400 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, 1000 को 3 से भाग करेंगे, अब 1000 3 से भाग होता है पॉइंट में आएगा, तो ये हो जाएगा 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, ऐसे ही रह जाएगा। फिर 300 को 4 से भाग करेंगे, 4 7 28, सॉरी 1300 है, सॉरी मैंने उल्टा भाग कर दिया इसको। कितना हो जाएगा, 1300 को भाग कर देंगे 4 से तो 4 3 12, बचेगा 1, 4 दूनी 8, बचेगा 2, 4 पंजे 20, 325 आ गया। 1800 को 5 से भाग करेंगे तो ये हो गया 5 3 15, बचेगा 3 5 6 30। फिर 2600 को 6 से भाग कर देंगे, कितना जाएगा, 6 चक 24, बचेगा 2 0, तो 6 3 18, बचेगा 2, 6 3 18, बाकी भाग नहीं जाएगा, 6 3 18, 433 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया, ये 433। ABC आ गया। अब क्या निकालना है, जब ABC आ गया अब हमें एक आइटम और निकाल, अल्पकालीन औसत लागत यानी कि AC, और यहाँ पर AC इक्वल टू होता है TC डिवाइडेड बाई Q, यानी कुल लागत को उत्पादन की मात्रा से भाग करेंगे। कुल लागत दिया हुआ है, 100 को Q से भाग कर देंगे 0 से, तो 0 हमारे पास भाग जाता नहीं, तो यहाँ पर क्या कर दो, इन्फिनेटिव का साइन लगा दो, क्योंकि 0 का टेबल होता ही नहीं है, भाग नहीं जा सकता। अब कितना है, 600 को 1 से भाग कर देंगे 600 आ जाएगा। 900 को 2 से भाग कर देंगे 450 आ जाएगा। 1100 को 3 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 9, बचेगा 2, 3 6 18, 3 6 18, ठीक है। फिर कितना है, 1400 को 4 से भाग कर देंगे, 4 3 12, बचेगा 2, 4 पंजे 20। फिर 1900 को 5 से भाग कर देंगे, 5 3 15, बचा 4 5 8 40। फिर 27 को 6 से भाग कर देंगे, 6 चक 24, बचेगा 3 6 पंजे 30। कंप्लीट हो गया टेबल। और 1 2 3 4, ये 4 नंबर का क्वेश्चन तो मिनिमम होगा ही होगा। बाकी आप अपने बोर्ड के हिसाब से देखिए कि लॉन्ग क्वेश्चन कितने मार्क्स का पूछा जाता है। यहाँ पर भी लागत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए, और यहाँ पर भी लागत से रिलेटेड को देखिए, अधूरा मामला है, कंप्लीट कुछ भी नहीं है। कुल लागत है, औसत परिवर्ती लागत है, सीमांत लागत है। भाई कुल लागत है, चलो ठीक है। औसत परिवर्ती लागत की गणना हमेशा, क्योंकि फार्मूला होता है ABC इक्वल टू TBC डिवाइडेड बाई Q, मतलब हमें TBC चाहिए। क्या चाहिए, TBC चाहिए, हमें TBC निकालना है, ठीक है। TBC निकाल लेते हैं, और TBC निकालने के लिए हम TC का भी यूज़ कर सकते हैं, और MC दिया हुआ है, पहले यूनिट का MC 30 होता है तो TBC भी 30 होगा, ठीक है। फिर हमारे औसत परिवर्तित लागत दे रखा है,
तो अगर इधर का मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों को, टीवी से जगह ABC मल्टीप्लाई बाई क्यू, तो 27 को 2 से भाग कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 1 54, फिर 27 को 54 में जोड़ दिए, 7 4 11, 7 और 1 8, फिर 30 को 4 से गुणा कर देंगे, 3 चौके 12, 120, ये आ गया। जैसे TBC आ जाएगा बाकी चीज़ें कैलकुलेट कर लीजिए। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 30, ठीक है। यहाँ कितना होगा 81 को 3 से भाग कर देंगे तो होगा 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, ये भी आ गया। MC निकाल लो 30, 54 से 30 गया कितना बचेगा 24, 81 में से ये के 54 गया 27, और 120 में से 81 को माइनस कर दो कितना जगह 9, 11 में से 8 गया 3। अब हमारे पास कुल लागत रह गया। कुल लागत कैसे निकालेंगे, देखिए कुल लागत निकालने का ही वही तरीका है, समेसन MC कर लेंगे। पहले यूनिट का 90 है, इस 90 में हम क्या कर देंगे, इस 24 को ऐड कर देंगे, तो 24 और 90 कितना हो जाएगा 4, 9 2 11, 114 आ गया, ठीक है। फिर 114 में कितना ऐड कर दो, 27 ऐड कर दो, 7 4 11, 3 और 1 4, ये हो गया 141। कंप्लीट हो गया। तो एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को कैलकुलेट करते चले जाएंगे और ये मिसिंग टेबल भी आपका कंप्लीट हो जाता है। जैसा कि मांग का क्वेश्चन होता है, मांग के अलावा जो क्वेश्चन बनता है पूर्ति से भी आता है। जैसे कि यहाँ पर पूर्ति के रिलेटेड क्वेश्चन है, और पूर्ति और मांग दोनों का फॉर्मूला एक ही जैसा है, बस अंतर ये है कि मांग में मांग लोच नेगेटिव आता है, माइनस में होता है, और पूर्ति हमेशा पॉजिटिव में होता है, क्योंकि वस्तु की कीमत के बढ़ने से पूर्ति की मात्रा भी बढ़ जाती है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। यहाँ पर देखिए 2 प्रति इकाई कीमत पर पूर्ति की मात्रा 200 इकाई है, कीमत बढ़कर 3 प्रति इकाई हो जाती है, पूर्ति की मात्रा 300 इकाई हो जाती है। तो भाई वस्तु की कीमत लोच की गणना कीजिए। कीमत लोच की गणना करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ पर इलास्टिसिटी ES लिखेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, वहाँ पर ED लिखते थे, डेल्टा Q अपॉन Q मल्टीप्लाई बाय P अपॉन डेल्टा P। तो एक तरफ लिखिए वस्तु की कीमत, अब एक तरफ लिखेंगे पूर्ति की मात्रा, ठीक है। वस्तु की कीमत है 2 और पूर्ति की मात्रा कितनी है 200। वस्तु की कीमत बढ़ के होगी 3, पूर्ति की मात्रा कितनी होगी, तो इसका मतलब ये हो गया जब डेल्टा P निकालेंगे 3 माइनस 2 यानी कितना हो गया 1, और डेल्टा Q निकालेंगे 300 माइनस 200 तो कितना आ गया 100, और यहीं पर P कितना हो गया 2 और Q कितना हो गया 200, राइट। अब उसको उठा के इस फार्मूले में रखिए, यहाँ पर फार्मूले में रखते हैं तो ES निकालना है पूर्ति, यानी कि डेल्टा Q हो गया हमारे पास 100 और Q हो गया 200, मल्टीप्लाई P है 2 और डेल्टा P है 1, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 100 आ गया। तो ES इक्वल टू कितना हो गया, 100 से 100 काट देंगे बचेगा 1, यानी कि पूर्ति की लोच कैसी है, इकाई के बराबर होता है, दैट इज ES इक्वल टू 1। समान परिवर्तन हो रहा है। लेकिन पूर्ति के क्वेश्चन में भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है लैंग्वेज का, जैसे कि वहाँ पर व्यय का होता है तो यहाँ पर आय का होता है। एक फर्म के उत्पादन की कीमत 20 प्रति इकाई से बढ़कर 25 प्रति इकाई होने से उसकी आगम, भाई पूर्ति करने से बेचने से जो प्राप्त होगा वो आगम है। यहाँ पर आगम दे रखा है, इसका मतलब आगम को सबसे पहले पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन करना है, क्योंकि यहाँ पर कोई आगम विधि जैसे बार व्यय विधि है तो ऐसे यहाँ पर ऐसी कोई विधि नहीं है। यहाँ पर हमें नॉर्मल अनुपातिक विधि का ही प्रयोग करना पड़ेगा। इसके लिए एक तरफ लिखते हैं वस्तु की कीमत, ठीक है, एक तरफ लिखते हैं आगम, और आगम से निकालेंगे हम पूर्ति की मात्रा, पूर्ति की मात्रा, ठीक है। जब वस्तु की कीमत 20 थी और 20 से बढ़ के कितनी होगी 25, तो आगम पहले 400 थी और 400 से बढ़ के कितनी होगी 500। इससे पूर्ति की मात्रा निकालो, आगम को यानी कि रेवेन्यू को प्राइस से डिवाइड कर देंगे, तो 400 को 20 से भाग कर देंगे, 2 दूनी 4, ये हो गया 20। 500 को 25 से भाग कर देंगे, 25 दूनी 50, ये भी हो गया 20, ठीक है। पूर्ति की मात्रा दोनों ही स्थिति में क्या है, समान है। तो इसका मतलब होता है वस्तु की कीमत में वृद्धि हो रही है कितनी, 5 रुपये में, और पूर्ति की मात्रा में वृद्धि हो रही है 0। कहने का मतलब होता है डेल्टा Q इक्वल टू 0 और Q इक्वल टू होता है 20।
डेल्टा पी इक्वल टू होता है 5 और पी इक्वल टू हो गया 20। फॉर्मूला पता है ना, अभी बताया था, ई एस इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन डेल्टा पी, ये फार्मूला हो गया। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, डेल्टा क्यू कितना है अभी निकाला हमने 0, क्यू कितना हो गया 20 मल्टीप्लाई बाय पी कितना हो गया 20, और ये हो गया हमारे पास 5, 5 को 20, 4 कम 4, 4 5 20, तो ये कितना हो गया 0। इसका मतलब यहाँ पर स्थिति कैसी है, बेलोचदार है। कौन सा बेलोचदार, पूर्ण बेलोचदार। ठीक है, ये हो गया पूर्ति से रिलेटेड क्वेश्चन, इस तरह से आते हैं। अब आगम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कुछ ऐसा, निम्न तालिका से उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर कीमत की गणना कीजिए। आगम के मामले में जब भी कीमत पूछा जाता है तो वस्तु की कीमत और औसत आगम, औसत आगम एक ही होता है, यानी कि ए आर, और ए आर का फार्मूला होता है, ए आर इक्वल टू होता है टी आर डिवाइडेड बाई क्यू। ये आउटपुट हमारे पास क्यों है, एम आर दे रखा है, मतलब टी आर चाहिए, क्या दे रखा है, टी आर चाहिए, और टी आर से ही हम ए आर निकाल सकते हैं, यानी कि वस्तु की प्रति इकाई कीमत निकाल सकते हैं। एम आर देने होने पर टी आर का फार्मूला होता है, टी आर इक्वल टू होता है समेसन एम आर, पहले ही बता रखा था मैंने। तो ये हो गया 10, पहले यूनिट में ये 10 हो गया, 10 में 6 जोड़ देंगे 16, 16 में 2 जोड़ देंगे 18, 18 में 0 जोड़ देंगे तो ये भी 18 हो गया। आप कराए कीमत निकालिए प्रत्येक स्तर पर, कैसे निकाल लो, 1 से 10 को भाग कर देंगे 10, 16 को 2 से भाग कर देंगे 8, 18 को 3 से भाग कर देंगे 6, 18 को 4 से भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा 4 चुको 16, बचा 2, 4 5 20, हो गया कंप्लीट। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है व्यष्टि अर्थशास्त्र के, और इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ तक कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय। पढ़ते रहिए, साथ में बने रहिए।